डॉक्टर जेपी रावत, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड सहायक वन संरक्षक, आपसे मुखातिब हूँ जैव विविधता प्रबंधन समितियों की गठन की प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैव विविधता समितियाँ, जिनको हम बीएमसी या बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, इन कमेटियों के गठन के बाद और गठन के समय मध्य प्रदेश राज्य पत्र 17 दिसंबर 2004 में प्रकाशित मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम 2004 के 23 और 24 के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन किया जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पुनर्गठन होता है, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। इसमें उच्च स्तर पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, इस तरह से त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत ये समितियां गठित होती हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, इन समितियों के स्थानीय निकाय निर्देशित के लिए 7 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है या 7 विभागों के सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। सच बात तो यह है कि इसके गठन की प्रक्रिया में ग्राम सभा के जैव विविधता अधिनियम और नियम के बारे में चर्चा की जाती है। इसके साथ ही वह सदस्य रखे जाते हैं जिनका वन, कृषि, पशुधन, स्वास्थ्य, मछली पालन और इसी प्रकार के विषय विशेषज्ञों से संबंधित विभागों से ताल्लुक़ होता है। और स्थानीय निकाय की बैठक में उन्हें जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है कि वे सामान्य सभा की जैव विविधता समिति की बैठक में भाग लें। अगर कहा जाए कि इसका कार्यकाल कितना होता है समिति का, तो निश्चित तौर पर जो कार्यकाल पंचायत का होता है, पंचायत के निर्माण के साथ ही जैव विविधता समितियों का गठन हो जाता है और इनके साथ ही इनकी अवधि भी समाप्त हो जाती है। इसका पूरा ताना बाना प्रारंभिक और इन समितियों से गठन से जन्म का पूरा संबंध ग्राम पंचायत से होता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन समितियों का, तो नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी ये समितियाँ गठित होती हैं, जिनमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें 7 सदस्यों में जड़ी बूटी विशेषज्ञों को भी रखा जाता है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखा जाता है कि महिलाओं की सहभागिता या वह वर्ग जो प्रवंचित, उपेक्षित वर्ग है हमारे समाज में, उस वर्ग की महिलाओं को या पुरुषों को इसमें अवश्य रखा जाता है। इस हेतु कि इसको क्रियाशील कैसे किया जाए, ये सक्रिय कैसे रहें, इनमें जीवंतता कैसे आए, इस हेतु एक शब्द दिया गया है, क्रियाशीलता या सक्रियकरण। जब तक हम सक्रियकरण और क्रियाशीलता का पालन इन समितियों के साथ नहीं करेंगे, तब तक इन समितियों का गठन, इनकी क्रियाशीलता, इनकी कार्यशैली बेमानी मानी जाएगी। इसलिए यह अनिवार्य रूप से माना जाता है कि बीएमसी को क्रियाशील रखें। क्रियाशील से तात्पर्य होता है कि उनकी 4 बैठकें हों। मित्रों, ये 4 बैठकें भी अलग अलग किस्म से, अलग अलग विषय से संबंधित होती हैं। प्रथम बैठक होती है ग्रामीणों को बीएमसी से अवगत कराना, उनके बारे में परिचित कराना कि बीएमसी क्या है, कैसे बनती हैं, किन क्षेत्रों में बनती हैं। और इन समितियों के द्वारा हम जैव विविधता या जैव संसाधनों का संबंधित क्षेत्र में संरक्षण कैसे कर सकते हैं। प्रथम बैठक जब आहूत की जाती है तो प्रथम बैठक का ये विषय रखा जाता है। द्वितीय बैठक में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अधिनियम, मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम और बीएमसी के कार्य और उनके अधिकारों के बारे में
विस्तृत रूप से बातचीत की जाती है, विमर्श किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। और ये दूसरी बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से नीति निर्देशक तत्वों की बात प्रारंभ हो जाती है। पहली बैठक में तो हम सामान्यता है एक औपचारिकता के लिए, पहचान मात्र के लिए ये बैठक होती है, लेकिन जहाँ से हम दूसरी बैठक का शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम फिर जैव विविधता के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। उसके साथ साथ उसके नियम अधिनियमों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम के साथ साथ बीएमसी के कार्य और उनके अधिकार क्षेत्रों के बारे में ही इसमें बताया जाता है। मित्रों, तीसरी बैठक जब होती है तब यह मान लिया जाता है कि थोड़ी परिपक्वता हमारी बीएमसी में आई है। सकीकरण के जो चरण हैं या पुनश्चरण हैं, उनके बारे में तीसरे पायदान पर जब हम आते हैं तो परिपक्वता का एक पुट उस समिति में होता है। वह समिति अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती है और अपने आप में उसको एक भरोसा भी होता है, एक आत्मविश्वास से लवरेज रहती है वो। तीसरी बैठक में जैव संसाधनों की पहुंच की प्रक्रिया, चूंकि उस क्षेत्र में संबंधित समिति के कार्य क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं, जैविक संसाधन पाए जाते हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ हैं और तमाम किस्म के वनस्पतिक अंग प्रत्यंग जो पंचांग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इन पंचांगों के बारे में यह भली भांति अवगत हो जाती है और यह भी पता चलता है कि हमारे इस क्षेत्र में इन पंचांगों से संबंधित प्रचुर मात्रा में कौन कौन सी वनस्पतियां मौजूद हैं। तीसरी बैठक में इन संसाधनों की पहुंच की प्रक्रिया के साथ साथ संधारित प्रपत्रों की जानकारी भी हम देते हैं। तमाम किस्म के प्रपत्र होते हैं जिनको पूर्ति की जाती है, भरा जाता है। उन प्रपत्रों की पूर्ति के लिए, उनकी भरपाई के लिए हम तीसरी बैठक करते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बताई जाती है इस बैठक में। वास्तविकता यह है कि जहां बीएमसी का गठन होने जा रहा है या हो जाता है, उसके लिए संसाधन तक हमारी पहुंच हो पा रही कि नहीं हो पा रही है, वह संसाधन कितनी दूरी पर हैं, उन संसाधनों को किस तरह से दोहन किया जा सकता है, उनके तोड़ने की, उनके रखने की प्रक्रिया आदि के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तो उन संसाधनों का दोहन भी कोई महत्व नहीं रखता है। इसलिए ये तीसरी बैठक भी महत्वपूर्ण होती है जहां जैव संसाधनों की पहुंच की प्रक्रिया, संधारित प्रपत्रों की जानकारी और संसाधनों पर फीस लगाने की प्रक्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से संबंधित बीएमसी को आय का एक स्रोत मिलता है और उसके अधिकारों का वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए संसाधनों पर फीस लगाने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी बीएमसी का होता है। फीस लगाने की प्रक्रिया के तहत बीएमसी स्वतंत्र होती है कि वह क्या फीस निर्धारित करे। अपनी बैठक आयोजित करके उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि आने वाले संसाधन का मूल्य क्या है, उसमें कितना परिश्रम, श्रम या कितना खर्च होता है और खर्च होने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू, बाजार भाव क्या है, उन सब का आकलन करने के बाद तीसरी बैठक में जैव संसाधनों की पहुंच की प्रक्रिया और संसाधनों पर फीस, खासतौर से फीस लगाने की प्रक्रिया पर विचार किया जाता है और यह तय किया जाता है कि हम इस पर कितनी फीस लगाएंगे अगर इस संसाधन को, इसका विदोहन किया जाता है तो। चौथी बैठक में जैव विविधता निधि का संधारण किया जाता है। जब हम अपने स्तर पर बीएमसी का खाता खोलते हैं तो प्रारंभिक पूंजी मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड प्रदान करता है और उस अंश पूंजी के खाते खोलने के साथ चौथी बैठक के साथ ही तदनुसार और तत्संबंधी बीएमसी, उस क्षेत्र की बीएमसी अपने प्रकाश में आती है, अपने अस्तित्व में आती है, उसका महत्व बढ़ता है।
चौथी बैठक में एक और कार्य किया जाता है कि बीएमसी द्वारा अपने क्षेत्रों में किए जाने में वाले कार्यों की चर्चा। मित्रों, बीएमसी में अगर परस्पर संवाद नहीं है तो फिर उस बीएमसी का उतना अस्तित्व नहीं रहता है। जितने भी उसके सदस्य होते हैं, माननीय अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, ये अनिवार्य माना जाता है कि उस पर गाहे बगाहे समय समय पर विशेष अवसरों पर मीटिंग जरूर आहूत होना चाहिए और इन मीटिंगों की व्यवस्था चौथी बैठक में चर्चा के साथ होती है और चौथी बैठक में चर्चा के साथ ये इसकी क्रियाशीलता और सक्रियकरण का एक चरण पूरा होता है और